हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर बताने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाते हैं, इसके हम कुछ नियम बता रहे हैं। पहले नियम बताएंगे, बाद में उसका एग्जाम्पल देंगे। देखिए, पहला नियम होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा एज शी इज रीडिंग इंग्लिश। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अगर इज हमार के साथ आईएनजी लगा होता है वर्ब में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, तो इज के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्या हो जाएगा? शी इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। हरी विल गो टू आगरा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है। तो इसका जब निगेटिव करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हरी विल नॉट गो टू आगरा। तो पहला नियम ये हो गया। तो कहने मतलब पहले वाला वाक्य सी इज रीडिंग इंग्लिश में इज हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट लगा दिए। दूसरे सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद नॉट लगा दिए। दूसरा नियम होता है यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब न दिया हो। देखिए, हेल्पिंग वर्ब केवल दो ही सेंटेंस में नहीं होता। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में जब सिंपल होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में। मतलब दो ही टेंसों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बाकी किसी भी टेंस में देख लो, सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो समझ लो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। फिर हम देखते क्या हैं कि इसकी वर्ब कैसी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो उसमें डू, डज या डिड टेंस के आधार पर सहायक क्रिया लगा करके फिर नॉट लगाते हैं। तो दूसरा नियम है यदि हेल्पिंग वर्ब न दी हो तो डू, डज या डिड के बाद नॉट लगाते हैं। इसका ध्यान देते हैं कि जिस टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो डू, डज लगाएंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो डिड लगाएंगे। जब डिड लगा देते हैं तो जब निगेटिव करते हैं तो भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। उदाहरण देख लीजिए। जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये सिंग कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सिंग से लगा क्योंकि राधा सिंगुलर नंबर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो
तो वर्ब में यस या यस लगा देते हैं सिंपल वाले में। और जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो इसमें लगा देंगे डज नॉट। तो अब डज नॉट लगाने के बाद फिर सिंग्स नहीं लिखेंगे, सिंग लिखेंगे। भाई जब डज नॉट लग जाएगा, डज लग जाएगा तो यस इसका हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव बनाने में? राधा डज नॉट फिर सिंग ए सॉन्ग। मतलब जहाँ डज लग गया तो यहाँ सिंग की जगह सिंग हो गया। दूसरा एग्जांपल, आई प्ले हॉकी। तो ये इसमें भी देखो प्ले कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की पहली अवस्था है। तो इसमें डू या डज लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। अगर डज तभी लगे जब यहाँ प्लेज लिखा होता है, यहाँ प्ले लिखा है। आई के साथ वैसे भी डू होता है। तो क्या इसका निगेटिव हो जाएगा? इसका हो जाएगा निगेटिव आई डू नॉट प्ले हॉकी। तीसरा सेंटेंस, तीसरा वाक्य है राजू वेंट टू कानपुर। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब देखते हैं कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट है कि सेकंड है। तो ये वेंट सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम भी इसमें डिड लगाएंगे, डू डज नहीं लगाएंगे। और डिड नॉट लगाने के बाद फिर वेंट का गो हो जाएगा। जब डिड लगा देंगे तो ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा? राजू डिड नॉट गो टू कानपुर। दो नियम हो गए। तीसरा नियम, तीसरा नियम है सम जहां लिखा हो सम को कर देते हैं नो। जैसे कहीं समथिंग लिखा है तो नथिंग कर दो, सम हेयर लिखा है तो नो हेयर कर दो। जहाँ सम होगा वहाँ उसकी जगह पर आपको नो कर देना है। जैसे इसको पहले रूल लिखते हैं। तीसरा नियम क्या है? सम के स्थान पर नो कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है आई हैव सम वर्क टुडे। तो यहाँ सम लिखा है तो इसकी जगह क्या कर देंगे? नो कर देंगे। तो हो जाएगा आई हैव नो वर्क टुडे। फिर नॉट नहीं लगाएंगे कि नो भी लगा दो नॉट भी लगा दो। बस नियम यही कि जहाँ सम लगा उसकी जगह नो कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव सम की जगह हो गया नो वर्क टुडे। और इसके उदाहरण देख लीजिए। इसका दूसरा उदाहरण, someone
इज कॉलिंग यू। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो वन। नो वन लिखो या इसको नन भी लिख देते हैं। नो वन इज कॉलिंग यू। तो नियम क्या हुआ, इसका नियम ये हुआ कि जहां पर सम हो, सम को कर देते हैं नो। समवन था तो नो वन। जैसे कहीं समथिंग लिखा हो तो नथिंग। ठीक है, एक और उदाहरण देख लो। आई हैव समथिंग इन माई बैग। इन माई बैग। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आई हैव समथिंग और नथिंग। आई हैव नथिंग इन माई बैग। चौथा नियम है, ऑलवेज, ईवर, ऑफन, जनरली, वाले वाक्यों में नेवर कर देते हैं। वाले वाक्यों में नेवर कर देते हैं। मतलब ये चीजें हैं, ऑलवेज लिखा हो, एवर लिखा हो, ऑफन लिखा हो, जनरली लिखा हो, तो इनके स्थान पर हम नेवर कर देते हैं। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एग्जाम्पल है, सदा सत्य बोलो। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जहां ऑलवेज लिखा है इस जगह लिख दो नेवर। नेवर स्पीक द ट्रूथ। एक और उदाहरण देख लीजिए। हरी ऑफन गोज टू स्कूल लेट। हरी प्रायः स्कूल लेट जाता है। तो जहां पर ऑफन लिखा है इसको कर देंगे नेवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हरी नेवर गोज टू स्कूल लेट। रूल नंबर 5, पांचवा नियम क्या है, जहां पर आइदर आर लगा हो तो आइदर आर को कर देते हैं नाइदर नार। मतलब जहां पर आइदर आर लगा हो, तो इसी के स्पेलिंग बोले आइदर के बदले एन लगा दो नाइदर हो जाएगा, आर के बदले एन लगा दो नार हो जाएगा। जहां पर आइदर आर लगा हो तो उसे नाइदर नार कर देते हैं। नाइदर नार कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, आइदर रमेश
आर सुरेश हैज स्टोलन माई पेन। मतलब या तो रमेश ने या सुरेश ने मेरा पेन चुराया है। तो आइदर आर की जगह यहाँ नाइदर हो जाए, यहाँ ना हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर रमेश नार सुरेश हैज स्टोलन माई पेन। एक और देख लीजिए, ये कुछ कठिन नियम है। दो ऐसी वर्ब होती हैं जिनका निगेटिव करने के लिए हमें उसमें भले ही सहायक क्रिया नहीं होती है, लेकिन उसमें डू डज डिड नहीं लगाते, उसी के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, मतलब मेन वर्ब के बाद। मतलब दो ऐसी क्रियाएं हैं जिनका निगेटिव करने के लिए मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? डेयर और नीड। यदि वाक्य में डेयर या नीड दिया हो तो उसका निगेटिव बनाने के लिए डेयर या नीड के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। मतलब डेयर और नीड लिखा है, तो इसके बाद जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसी के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, एज आई नीड अ बुक। तो इसका क्या हो जाएगा? आई नीड नॉट अ बुक। दूसरा उदाहरण देख लो डेयर का। He dares me to oppose। मतलब उसमें मेरा विरोध करने का साहस है। यहाँ पर डेयर का अर्थ है साहस है, तो इसका जब निगेटिव होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही dares not इसका वाक्य लेते हैं, ही dares to oppose me। अपोज मी। तो जब इसका निगेटिव करेंगे तो ही डेयर्स नॉट टू अपोज मी। तो इस तरह ये निगेटिव बनाने के 6 नियम थे, इनको याद कर लेना। अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। हम आपके डाउट्स को या क्वेरी को
जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।